हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक स्टडी विद एचपी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे पेट के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। हमारे पेट के एग्ज़ाम जो हैं 20 अगस्त को होने वाले हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों हम आपके लिए लेकर के आए हैं पेट के लिए टेस्ट सीरीज़। दोस्तों, आप टेस्ट सीरीज़ कह लीजिए, चाहे आप प्रैक्टिस सेट कह लीजिए, तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, यह एक तरह से आप कह सकते हैं कि मॉडल पेपर है। हम आपके लिए बिल्कुल पेट का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन, इसी फॉर्मेट में इतने ही क्वेश्चन आपको पेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बस अंत तक बने रहिए। आपको एकदम ऐसा फील कराएंगे हम कि आप बिल्कुल टेस्ट दे रहे हैं, आप बिल्कुल पेपर दे रहे हैं पेट का। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो अपना। तो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक हमें तांबा प्राप्त हो चुका है, सोना प्राप्त हो चुका है, चांदी प्राप्त हो चुका है, लेकिन हमें लोहा प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। तो देखिए दोस्तों, तो खरोष्ठी लिपि में हमारा कौन सा है, तो हमारा जो शाहबाज गढ़ी अभिलेख है दोस्तों, वह हमारा खरोष्ठी लिपि में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। दोस्तों, तो निरंजना नदी पर स्थित है हमारा कौन सा दोस्तों पवित्र स्थल, हमारा बोध गया स्थित है निरंजना नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। झेलम नदी के किनारे, दोस्तों झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वित्सता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया। तो दोस्तों, यह जो युद्ध था यह हमारा किन किन शासकों के बीच लड़ा गया, तो हमारा पोरस एवं सिकंदर के बीच यह युद्ध हमारा लड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पांचवा प्रश्न है। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन असत्य है। दोस्तों, तो अगर आप देखिए दोस्तों, तो हमारा जो संस्कृत है यह हमारा बिल्कुल असत्य है। अशोक का जो अभिलेख था वह संस्कृत भाषा में नहीं लिखा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए सूची 1 में दी गई हैं घटनाएं, सूची 2 में दिए गए हैं परिणाम। चलिए देखते हैं इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो हमारा जो मार्ले मिंटो सुधार है दोस्तों, उसका संबंध अगर आप देखें तो हमारा है तीसरे नंबर से, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से। और साइमन कमीशन का अगर आप देखिए दोस्तों, तो साइमन कमीशन है हमारा देशव्यापी आंदोलन, तो 1 नंबर से इसका संबंध हो गया। और चौरी चौरा कांड अगर आप देखें तो चौरी चौरा कांड दोस्तों, इसके कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्या किया था, वापस ले लिया था। और डांडी मार्च का संबंध सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से है। तो आप देखिए, ए का संबंध है 3 से, बी का संबंध है 1 से। देखिए बस आप 2 1 को देखिए, आप पकड़ लेंगे आंसर बहुत अच्छे तरह से। तो देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन सही वाला मैं देख सकता हूँ कि देखिए ए वाला 3 से संबंधित है। देखिए डी वाले में दिया हुआ है 3, बी वाले का संबंध अगर आप देखें तो 1 से है, सी वाले का संबंध अभी हमने देखा कि दूसरे नंबर से है, और डी वाले का संबंध 5वें नंबर से है। इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर यहाँ पर आपका निकल करके आता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री, दोस्तों 11 सूत्री मांग पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। गुमराह करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, आप बस ऐसे समझिए। ये सब दोस्तों फालतू दिया हुआ है। इसका जो मूल प्रश्न है बस ये पूछना चाहिए था इसको। इनका जो मूल प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई दोस्तों। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत हमारी हुई थी कब, हमारी 6 अप्रैल 1930 को। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है। तो 1857 की जो क्रांति है दोस्तों, इसको हम जोड़ सकते हैं किससे, कमल एवं चपाती से हम इसको जोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। चलिए दोस्तों, 9वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसको देखते हैं अब हम। तो हंटर आयोग का गठन दोस्तों किस लिए हुआ था। तो हंटर आयोग का गठन हमारा हुआ था किस लिए, हमारा जो जलियांवाला, तो देखिए दोस्तों इसका संबंध है हमारा किससे, तो इसका संबंध हमारा जो है दोस्तों वह है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। बात करते हैं जलियांवाले बाग हत्याकांड की दोस्तों। तो यह जो कांड हमारा हुआ था वह 13 अप्रैल दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को, क्या कब, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा हुआ था। तो उसी की जाँच करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ दोस्तों? तो देखिए इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह किसकी पदावधि में हुआ, तो वह दोस्तों हमारा हुआ कब? लॉर्ड डफरिन की पदावधि में यह हमारा जो हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। तो भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है दोस्तों? देखिए दोस्तों भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो भारत के हमारे जो सिक्किम राज्य की जो सीमा है वह हमारे नेपाल के साथ मिलती है। और इसके अतिरिक्त सिक्किम के अतिरिक्त अगर आप देखना चाहें दोस्तों तो हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। और अगर आप सब देखना चाहिए, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले, मान लीजिए ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न आपसे ये पूछ लें कि भारत के कितने, क्या दोस्तों भारत के अगर प्रश्न चेंज कर दे मान लीजिए एग्जाम में कि भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल से मिलती है, तो आप लगाएंगे दोस्तों 4। तो भारत के 4 राज्यों की सीमा नेपाल से मिलती है, जिसमें से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं सिक्किम सम्मिलित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है दोस्तों? तो जो हमारी शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है हमारी कहाँ पर? महाराष्ट्र, जैसे हम मुंबई। और महाराष्ट्र में अगर आप देखिए महाराष्ट्र राज्य में तो सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें दोस्तों तो हमारा मुंबई में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला, 13वां नंबर का प्रश्न अब हम देखते हैं। चलिए इसमें भी दोस्तों जो आपका ये मिलाने वाला होता है, सूची वाला होता है, यह सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर साल एग्जाम में पूछता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हों, यूपी ट्रिपल एससी का। चलिए और इस तरह के सवाल का दोस्तों ट्रेंड तो हमारे यूपीएससी में भी है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 13वां सवाल। तो मिलाना है, इधर दिया हुआ है हमें वन्य जीव बिहार, इधर दिया हुआ है हमें राज्य, तो इन दोनों को हमें मिलाना है। चलिए मिलाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए हमारा जो बंदीपुर है दोस्तों, तो बात करते हैं दोस्तों पहले बंदीपुर की। तो जो हमारा बंदीपुर है दोस्तों यह हमारा कहाँ पर है? यह जो हमारा अभ्यारण्य है यह हमारा कर्नाटक में है। तो यहाँ दिया हुआ तमिलनाडु गलत है, कर्नाटक में है, गलत दिया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। तो मानस, तो जो हमारा मानस अभ्यारण्य है दोस्तों यह हमारा उत्तर प्रदेश में नहीं है। जो हमारा मानस अभ्यारण्य है वह हमारा दोस्तों कहाँ पर है? तो मानस हमारा अगर आप देखें तो हमारा असम में है। कहाँ पर है दोस्तों? तो मानस अभ्यारण्य हमारा असम में है। और रणथंभौर की बात की गई है दोस्तों, तो रणथंभौर अगर आप देखना चाहें तो रणथंभौर हमारा राजस्थान में है, बिल्कुल सही है, सी वाला बिल्कुल सही है। और सिंपली पाल अगर आप देखना चाहें तो सिंपली पाल बिहार में नहीं है, उड़ीसा में है दोस्तों। कहाँ पर है सिंपली पाल? सिंपली पाल बिहार में नहीं है, उड़ीसा में है। आप अच्छे तरह से इसको याद कर ले। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ इस प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट को देखने के बाद आपको अपनी सफलता दोस्तों आपको लगेगा कि हम तैयार हो चुके हैं। और दोस्तों हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर के आएंगे हम। 14वें नंबर का प्रश्न अब हम देखते हैं। तो अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है दोस्तों? तो अरावली और विंध्याचल के बीच की बात की गई है दोस्तों। तो अरावली और विंध्याचल के बीच हमारा कौन सा स्थित है? मालवा का पठार हमारा स्थित है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से दोस्तों हमारा जो पूर्वी तट है दोस्तों, पूर्वी तट में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का पूर्वी तट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो सांसद स्थानीय विकास निधि योजना प्रारंभ की गई। तो यह जो दोस्तों सांसद स्थानीय विकास निधि योजना यह जो प्रारंभ की गई यह हमारी प्रारंभ की गई कब? तो 1993 में 23 दिसंबर को दोस्तों, 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे थे नरसिंह राव द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की? तो बात करें दूसरी पंचवर्षीय रूपरेखा की दोस्तों किसने तैयार की थी? तो यह हमारी तैयार की थी किसने? पीसी महालनोबिस ने दोस्तों, पीसी महालनोबिस ने हमारे दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है अगला प्रश्न।
तो मिशन इंद्रधनुष योजना संबंधित है, तो मिशन इंद्रधनुष योजना दोस्तों संबंधित है हमारी किससे, टीकाकरण से। टीकाकरण से हमारी मिशन इंद्रधनुष योजना संबंधित है। और इस मिशन की शुरुआत की अगर आप बात करें दोस्तों, तो इस मिशन की शुरुआत हमारे सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर, कब दोस्तों, 25 दिसंबर, याद रखिए डेट, 25 दिसंबर दोस्तों 2014 को प्रारंभ की गई। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। तो बात करें राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की दोस्तों, तो यह हमारा स्थापित है कहाँ पर, यह हमारा दोस्तों करनाल में, यहाँ याद रखिए करनाल में यह हमारा स्थापित है। इसकी स्थापना की अगर आप बात करें तो स्थापना इसकी कब की गई, तो स्थापना इसकी 1923 में की गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं हम। रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से, याद रखिए निम्नलिखित कारकों में से दोस्तों कौन रुपए के विनिमय मूल्य को निर्धारित करते हैं दोस्तों, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा तो उच्च मुद्रास्फीति दर। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, ये दोस्तों कूट वाला शब्द है, मतलब यह तो आपका सही है, उच्च मुद्रास्फीति दर सही है दोस्तों, लेकिन थोड़ा अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये कूट वाला शब्द है, तो यह हमारा सही है। और उच्च राजकोषीय घाटा दोस्तों ये भी सही है। ऊंची कच्चे तेल की कीमत यह भी सही है दोस्तों, हमारा यह तीनों सही है। तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों कारक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो निम्न में से कौन संविधान का संघीय, दोस्तों संघीय लक्षण नहीं है। संघीय लक्षण हमारा कौन सा नहीं है दोस्तों, तो संघीय लक्षण दोस्तों राज्यपाल पद हमारा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था, तो मूल संविधान में दोस्तों किसका उल्लेख नहीं था, हमारे मंत्रिमंडल का जो उल्लेख है मूल संविधान में नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से अगला प्रश्न देखेंगे। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है दोस्तों, किसमें स्पष्ट किया है, तो अगर आप देखिए दोस्तों तो इसने स्पष्ट किया केशवानंद भारती विवाद जो था दोस्तों 1973, यह उसकी जमीन से संबंधित था। संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसके बाद हटा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला दोस्तों 25 नंबर का प्रश्न देखेंगे हम, और 24 नंबर का प्रश्न दोस्तों हमने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा गलत हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न प्रिंटिंग में उसकी मिस्टेक है। 25 नंबर का प्रश्न अब हम देखते हैं। तो सूची दिया गया है, संस्थान सूची जो दिया गया है, अनुच्छेद दिया गया है। चलिए मिलाते हैं इसको जल्दी। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, हमारा अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है। तो ए का तीसरा, याद रखिएगा अपने मन में, ए का तीसरा मैंने लगाया है। वित्त आयोग दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आप देखिए तो यह आता है दोस्तों अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। याद रखिए ए का 3 बी का 2 प्रशासनिक अधिकरण दोस्तों, प्रशासनिक अधिकरण जो हमारा आता है किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 323 ए के अंतर्गत आता है। तो याद रखिए ए का 3 बी का 2 सी का 4 और डी का आप लगा सकते हैं अब अनुच्छेद 315 यानी कि 1। तो ए का हमने 3 लगाया है और बी का हमने 2 लगाया गया, इसी से हम इसका आंसर लगा देंगे। देखिए ए का 3 बी का 2 ए वाला बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कहीं में दोस्तों एक बार आप चेक कर लें तो ए का 3 बी का 2 दोस्तों और किसी ऑप्शन में तो नहीं दिया है ना, तो देखिए इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, इसलिए हमारा ए आंसर बिल्कुल सटीक आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं अब हम। एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है दोस्तों, एड्स के विषाणु की बात की गई है। तो जो एड्स का हमारा विषाणु होता है तो रक्त में टी कोशिकाओं की वृद्धि को दोस्तों यह प्रभावित करता है। चलिए 27वें नंबर का प्रश्न देखिए। तो 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं, तो दोस्तों 3 से 4 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें अगर आप देखें तो हमारे जो चवड़क दांत होते हैं दोस्तों, जिसे हम मोलर कहते हैं, यह दांत हमारे नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों 28वें नंबर का प्रश्न जो हमारा विज्ञान से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धावन सोडा है दोस्तों, धावन सोडा क्या है हमारा, धावन सोडा हमारा सोडियम कार्बोनेट है। इसके आणविक सूत्र मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आणविक सूत्र। चलिए इसका आणविक सूत्र मैं यहीं लिखता हूं, कहीं देखिए यहाँ पे लिखता हूँ इसका आणविक सूत्र। इसका आणविक सूत्र भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसका आणविक सूत्र आपको पता रहना चाहिए। चलिए आणविक सूत्र मैं आपको बताता हूँ। तो इसका आणविक सूत्र है हमारा Na2 याद रखिए Na2CO3
इंटू 10H2O दोस्तों, 10H2O। यह दोस्तों इसका आणविक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों की, तो इनके द्वारा उत्पादित तरंगों की दोस्तों तरंग दैर्घ्य समान हो तथा कलांतर नियत हो तो उसे हम कहते हैं प्रकाश के दो स्रोतों का कला संबंध। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? तो असत्य कथन दोस्तों छांटना है, तो असत्य कथन मैं भी छांट देता हूं दोस्तों। आप देखिए बिल्कुल आसान तरीके से असत्य कथन छांटता हूं मैं। तो असत्य कथन है, संठ एक अत्यंत ही कम प्रतिरोध वाला तार होता है। बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल सही है दोस्तों। संठ एक अत्यंत ही अधिक प्रतिरोध वाला तार होता है दोस्तों। तो यह भी दोस्तों हमारा सत्य है लग रहा है। संट उच्च धाराओं से धारा मापी की रक्षा करता है, ये भी दोस्तों एकदम सही है। सी वाला तो मुझे पक्का विश्वास है कि सी वाला एकदम सही है दोस्तों। और धारा मापी के श्रेणी क्रम में संट लगाकर अमीटर बनाया जाता है दोस्तों, गलत है दोस्तों। मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि धारा मापी के श्रेणी क्रम में संट लगाकर, श्रेणी क्रम नहीं दोस्तों, बिल्कुल सही दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर यह गलती कर दिया कि श्रेणी क्रम में नहीं लगाते हैं, यहाँ पे समांतर क्रम में दोस्तों। कहाँ? समांतर क्रम में लगाते हैं। यहाँ समांतर दिया रहता तब यह बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पे श्रेणी दिया हुआ इसलिए यह गलत हो गया। चलिए दोस्तों मैथ का सवाल, दोस्तों मैथ का सवाल भी आपको मैं ही करवाने वाला हूँ आज। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि आपको बिल्कुल मैम पेपर की, जैसा आपको लगेगा कि आप पेपर के हॉल में बैठे हैं, आपको ऐसा मैं फील कराऊंगा आज। तो मैथ का सवाल भी आपको करवाता हूँ मैं। चलिए देखिए, तो मेरे पास दोस्तों अभी लिखने की व्यवस्था कुछ है नहीं, तो मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, आप बस समझ जाइएगा, मैं बताऊँगा आप उसको समझते रहिएगा बस, और थोड़ा बहुत मैं लिखूँगा अभी। तो निम्न में से कौन सबसे छोटी भिन्न है? तो सबसे छोटी भिन्न आपको अगर याद करनी है दोस्तों, बताता हूँ ट्रिक क्या करिए। देखिए 3 से 15 काट दीजिए, क्या आ जाएगा? 3 से 15 अगर आप काट देंगे तो आपका 1/5 आ जाएगा। 5 से 20 को काट दीजिए तो 5 एकम 5, 5 चौका 20, 1/4 आ जाएगा। और 8 से 64 को अगर आप काटेंगे तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा? हमारे यहाँ पर आ जाएगा 1/8, 8 एकम 8, 8 8 64। 25 से अगर आप 1000 को दोस्तों काटना चाहें तो 25 एकम 25, और दोस्तों यह जाएगा 1000 आपसे 40 बार में। तो देखिए क्या हो गया हमारा 1/5, 1/4, 1/8 और 1/40। देखिए आपको समझाता हूँ फिर। देखिए कौन कौन सा अंक हमारा आया था दोस्तों। हमारा जो अंक था वह था हमारा 1/5, और क्या था दोस्तों हमारा था 1/4, 1/4 के बाद हमारा था दोस्तों 1/8, 1/8 के बाद दोस्तों हमारा क्या था 1/40। दोस्तों ये कॉमा है, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि मैं फ़ोन पे अपने उंगली से लिख रहा हूँ, थोड़ा लिखने में तकलीफ आ सकती है। तो देखिए हमारा यह अंक आया था, हमने उसको भिन्न को सरलतम रूप में बदल दिया। तो अब क्या करिए आप ये करिए दोस्तों कि अब आप इसके भिन्न को क्या करिए, इसके हर को क्या करिए, बराबर करिए। तो बराबर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो बराबर करने के लिए पहला जो अंक था वह 1/5 था, तो 1/5 को आप करिए क्या करिए 8 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे दोनों में। तो जब आप ऊपर नीचे 8 से गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 5 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 5 40 आ गया। और दूसरा हमारा क्या था दोस्तों 1/4 था, तो 1/4 हमें नीचे लाना है 40, 10 से गुणा कर दीजिए आराम से आ जाएगा, ऊपर 10 से गुणा कर दीजिए तो 10/40 हमारा ये हो जाएगा आंसर दोस्तों। 10/40 हमारा ये हो गया। और दोस्तों हमारा जो तीसरा अंक था दोस्तों, तीसरा अंक हमारा क्या था, वह 1/8 था। तो 1/8 40 आना था, 5 से गुणा कर दीजिए, ऊपर 5 से गुणा कर दीजिए तो 5 एकम 5 और 8 5 क्या था दोस्तों 40, इसका भी 40 आ गया। लास्ट वाला क्या था दोस्तों 1/40, तो 1/40 नीचे 40 दिया ही हुआ है। तो अगर आप देखें दोस्तों तो हमारे जो अंक क्या क्या आए हमारे, तो अंक हमारे क्या आए, तो 8/40 हर बराबर करने पे 8/40 आया, 10/40 आया, क्या आया दोस्तों 10/40 आया, और क्या आया 5/40 आया, क्या आया 5/40 आया, और क्या आया हमारा 1/40 आया। हर को बराबर करने पे, हर को हमने बराबर कर दिया दोस्तों। तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, 1/40 वाला दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने जब मैथ का सवाल लगाया तो बहुत ही दोस्तों टाइम लग रहा है मैथ का सवाल लगाने में। तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊँ। तो चलिए दोस्तों मैथ का सवाल हम छोड़ते हैं, हम पहले जीएस का सवाल देख लेते हैं। और मैथ का सवाल अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम मैथ का सवाल आपको अलग से करा देंगे।
तो चलिए दोस्तों 36 नंबर का 36 नंबर का प्रश्न अब हम देखते हैं दोस्तों। अब देखिए आपने देखा ही दोस्तों कि मैं मैथ का सवाल भी अगर इसमें कराने लगूँ आपको तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए मैथ का सवाल आपको अलग से मैं करा दूंगा, अगर आप कमेंट में हमें बताएंगे कि आपको मैथ का सवाल भी चाहिए तो मैं आपको करा दूंगा, उसकी में कोई दिक्कत नहीं है। 36 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद दोस्तों, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है हमारा सत्य प्लस आग्रह। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा हिंदी का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो श्री गणेश का विलोम शब्द है दोस्तों, तो श्री गणेश का हमारा विलोम शब्द अगर आप देखना चाहें तो इसका विलोम शब्द है हमारा श्री राधा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिस तक पहुंचा न जा सके, तो जिस तक पहुंचा न जा सके दोस्तों, जिस तक पहुंचा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अगाम्य। अगाम्य का मतलब होता है दोस्तों जिस तक पहुंचा ना जा सके। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर मैंने श्री राधा बताया था, शायद ये श्री राधा नहीं होगा दोस्तों, इसका होगा इतिश्री दोस्तों, थोड़ा सा सॉरी मिस्टेक हो गई, श्री राधा नहीं दोस्तों, इतिश्री इसका सटीक आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्द का चयन अगर आप करना चाहें तो क्या है, स्थापना दोस्तों नहीं है स्त्रीलिंग शब्द, नहीं दोस्तों मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ, इसका जो ट्रिक से आप हल करिए, इसको ट्रिक से आप हल कर पाएंगे। देखिए ट्रिक बताता हूँ। स्वदेश, अपना स्वदेश हमको बहुत ही प्यारा है, प्यारा आया दोस्तों, प्यारा शब्द करते हैं हम पुल्लिंग के लिए। तो इस अध्याय को ठीक से पढ़ो, सी वाला बता रहा हूँ, इस अध्याय को आप वाक्य बना के देखिए, दोस्तों। तो इस अध्याय को ठीक से पढ़ो, पुल्लिंग शब्द है अपराध, उसने अपराध किया दोस्तों, आप अगर बोल के ही देखें अगर तो पुल्लिंग शब्द लग रहा है। और स्थापना की गई लास्ट में आया दोस्तों, अब स्थापना की गई, तो इस तरह से यह हमारा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द स्थापना है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो पिशुन का समानार्थक शब्द है, तो पिशुन का हमारा समानार्थक शब्द है दोस्तों, चुगलखोर को हम कहते हैं पिशुन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चलिए ह्यूमन इज मोरल चेंज इनटू द निगेटिव सेंटेंस। चलिए दोस्तों इसको हम निगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, इसका हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो फिल इन द ब्लैंक। तो 2 ईयर हैव पास्ड, तो 2 ईयर हैव पास्ड सिंस ही, तो सिंस ही दोस्तों इसके साथ अगर आप लगना चाहें तो 2 ईयर हैव पास्ड सिंस ही कम हेयर, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो फाइंड आउट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट ही केप्ड द लास्ट फॉर अ वीक। चलिए दोस्तों यह हमारा जो प्रश्न है, कितने नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ये 43 नंबर का प्रश्न है, मिट गया थोड़ा सा। तो देखिए क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ब फास्ट ही केप्ड द फास्ट फॉर अ वीक। तो आप इसको समझिए, पहले थोड़ा ग्रामर आपको बताना पड़ेगा। बता दूं किसका जो दोस्तों ये नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आपको ग्रामर समझाता हूँ इसका। तो फास्ट शब्द का प्रयोग दोस्तों जब मेन वर्ब के बाद दोस्तों फास्ट का प्रयोग होता है तब वह क्या करता है, तब वह एडवर्ब की तरह कार्य करता है। किसी नाउन के पहले दोस्तों अगर होता है तो वह एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, और किसी नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है दोस्तों यहाँ फास्ट यहाँ पर नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। क्यों, तो यहाँ पर इसलिए प्रयोग हुआ है दोस्तों क्योंकि इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। पैसेज दोस्तों, यहाँ पर पैसेज वाला प्रश्न आ गया है, तो चलिए पैसेज वाला प्रश्न भी हम खत्म कर देंगे, आज सब खत्म कर देंगे हम दोस्तों आज पूरा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 42वें नंबर का प्रश्न है। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 1 मिनट रुक जाइए आप। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों, इसका पढ़ते हैं क्या दिखा है पैराग्राफ में। डे द बॉय दैट लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, थोड़ा दोस्तों पूरा इसको दिख नहीं रहा। हाँ चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं। प्ले इन द शेड ऑफ अ ट्री वन डे द बॉय सैट लीनिंग अगेंस्ट द इट्स ट्रंक ही क्राइड एंड साइड I am hungry, eat my fruit, said the kind tree, and it bent down one of its branches. The little boy had his fill of the fruit and felt satisfied. चलिए अगले और आगे पढ़ते हैं। Long year passed and the boy grew up once again. He sat under the tree with a look of dejection and hopelessness. What is it? The tree asked. My wedding day in hardly a week away, and I had now here to live.
आगे पढ़ते हैं दोस्तों। कट डाउन माई ब्रांचेस एंड वुड योर सेल्फ अ हाउस सेट द ट्री द यंग मैन सिट टू वर्क इमीडिएटली टाइम पास्ड एंड नाउ द यंग मैन वाज a sailor and once again he sat under the tree with the look of remorse on his face. It again asked what the matter was. He pleaded my caption is crude, so to survive I must own a sheep. Cut down my trunk and wood a sheep. The sailor grew old, but once again his face it was cold. And the sailor leaned on his stick, trembling. Make a fire of me, said the stump of the tree. If soon burnt मतलब इसका मतलब तो जलाना होता है, burnt मतलब जलाना. In the fire hotly humming in a tune. दोस्तों चलिए, बहुत ही दोस्तों यह पैसेज काफ़ी लंबा था. चलिए दोस्तों इसका देखते हैं आंसर क्या हो सकता है. डिफाइन द फ्रेंडशिप दैट द स्टोरी इल्यूट्रेट्स. दोस्तों चलिए दोस्तों इसका जो अगर आप देखें तो इसमें अगर आप देखें दोस्तों इसमें इट वाज अनसेल्फिश. दोस्तों इसमें जो पेड़ था वह बिल्कुल ही निस्वार्थी था. जब वह व्यक्ति आया जब वह व्यक्ति आया उसने पेड़ से मांग की मेरे पास भोजन नहीं है, उसने उसको फ्रूट दिया, घर नहीं है, लकड़ी दिया. दोस्तों इस प्रकार से पेड़ ने काफ़ी मदद उससे व्यक्ति की थी. अगला प्रश्न, द मैन क्वालिटीज ऑफ टू कैरेक्टर इन द स्टोरी आर. दो कैरेक्टर है दोस्तों इन स्टोरी के अंदर उस व्यक्ति के. चलिए देखते हैं क्या है दो कैरेक्टर वह. तो वह दो कैरेक्टर है दोस्तों. वन इज डिमांडिंग अनदर फुल ऑफ मर्सी. चलिए दोस्तों उसने बार बार पेड़ से डिमांड किया था दोस्तों अलग अलग वस्तुओं की. चलिए 46वें नंबर का प्रश्न अब देखते हैं. तो प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों शब्द संख्या को चुनिए दोस्तों. तो बेंगची, टेडपोल, मेढक. तो देखिए जो मेढक का बच्चा होता है दोस्तों उसको टेडपोल कहा जाता है. उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप देखें हमारा जो शेर होता है, शेर के बच्चे को शावक कहा जाता है. सिंह बिल्कुल सटीक आंसर. चलिए अगला प्रश्न दोस्तों. अगला प्रश्न देखते हैं. थोड़ा कैलेंडर वाला प्रश्न है, तब भी बताता हूँ आपको, टाइम लग सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आप देख लीजिए इस प्रश्न को इसी वीडियो में. इसके लिए अलग से वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा. तो यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा. चलिए समझाता हूँ आपको ये प्रश्न. अब यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है, चलिए थोड़ा सा जगह लेता हूँ, समझिए दोस्तों इस प्रश्न को. अब आप समझिए. देखिए नवंबर की पहली तारीख मतलब यहाँ पर बात की गई है दोस्तों 1 नवंबर. तो 1 नवंबर को क्या पड़ता है दोस्तों. 1 नवंबर को हमारा सोमवार पड़ता है. 1 नवंबर को क्या पड़ता है. 1 नवंबर को सोमवार पड़ता है. चलिए एक हफ्ता दोस्तों कितने दिन का होता है. 7 दिन का होता है. तो 22 नवंबर का पहले हम निकालते हैं, फिर हम 25 नवंबर का ही बहुत आसान तरीके से निकाल लेंगे. क्योंकि हम 22 तारीख का इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारा जो एक सप्ताह होता है वह हमारा 7 दिन का होता है. तो 22 नवंबर, तो 22 नवंबर को कौन सा दिन होगा यह निकालना आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा. तो क्या करिए कि 7 तिली के 21 पहला दिन है दोस्तों. 7 तिली के 21 तारीख आ गया, प्लस 1 जोड़ दीजिए. तो 7 तिली के 21 और प्लस 1 22 दोस्तों. तो 22 तारीख को हमारा क्या हो जाएगा. तो 22 तारीख को हमारा दोस्तों सोमवार हो जाएगा. 22 तारीख को हमारा सोमवार हो जाएगा. और जब 22 तारीख को सोमवार हो रहा है तो 25 तारीख को आप बहुत आसान तरीके से निकाल लीजिए. मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 3 दिन जोड़ दीजिए, तीसरा दिन बृहस्पतिवार. 25 तारीख को पड़ेगा हमारा बृहस्पतिवार. बिल्कुल सही आंसर. ये दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, कथन एवं निष्कर्ष. दोस्तों यह प्रश्न दोस्तों ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार दोस्तों एग्जाम में आता है. चलिए इसको पढ़ते हैं अब हम. तो यह मत पढ़िए दोस्तों, आपको बताता हूँ, यह सब मत पढ़िए आप, सीधे आप क्वेश्चन हल करिए, बताता हूँ आपको. देखिए कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है. देखिए तो भारत के जो कथन दिया हुआ है कि भारत के गौरवमय अतीत का सर्वोत्तम उदाहरण पश्चिम में आयुर्वेदिक औषधियों की बढ़ती हुई लोकप्रियता है. निष्कर्ष दिया हुआ है आयुर्वेदिक औषधियाँ भारत में लोकप्रिय नहीं हैं. दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है भारत में एलोपैथिक औषधियाँ लोकप्रिय नहीं हैं दोस्तों. तो अगर आप देखिए दोस्तों तो हमारा जो इसमें जो निष्कर्ष है वह अगर आप देखें तो ना तो दोस्तों एक निकलता है और ना ही 2 निष्कर्ष इसमें से हमारा निकलता है. गलत दिया हुआ है निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष निकलता ही नहीं है 1 और 2 में से. चलिए 49वें नंबर का प्रश्न भी आपको बता देता हूँ. रीजनिंग का प्रश्न है लेकिन बता देता हूँ, इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, छोटा सा प्रश्न है. तो b = 2
मैट बराबर 34, तो इसका मान निकालना है दोस्तों, JOGLEX, इसका मान हमें निकालना है दोस्तों। चलिए बताता हूँ दोस्तों। तो बी का अगर आप स्थान देखें तो बी में जो दोस्तों जो अंग्रेजी वर्णमाला में बी का स्थान है वह क्या है, 2 दिया हुआ है, 2। देखिए मैट, तो एम का जो दोस्तों स्थान है वह होता है 13, 13वें नंबर पर एम आता है। और दोस्तों जो ए होता है वह 1 नंबर पे आता है, टी जो होता है 20 नंबर पे आता है। जोड़ दीजिए तीनों को, 20 10 30 और 20 10 30 हो गया दोस्तों, 30 3 33 और 1 34, 34 यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से आप इसका अंक देख करके जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 50वें नंबर का प्रश्न है कि ए का भाई एफ है, ए की लड़की सी है, एफ की बहन के है और सी का भाई जे है, तो जे का चाचा कौन है। दोस्तों अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो बहुत ही टाइम लगेगा दोस्तों, इसका आप बस आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हमारा एफ हो जाएगा। जे का चाचा कौन है, जे का चाचा हमारा एफ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर का प्रश्न अब हम देखते हैं। तो वैक्स एंड स्क्रैच प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया है दोस्तों। तो यह जो प्रोग्राम है हमारा शुरू किया गया कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। चलिए 52 नंबर का प्रश्न, किस राज्य की कम्युनिस्ट राजनीतिक नेता के आर गौरी अम्मा का निधन हो गया दोस्तों। तो अगर आप देखें तो केरल के थे दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 53 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक है। 53 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 की थीम क्या है। तो इसकी जो थीम है दोस्तों वह हमारी इसकी थीम है वह है हम समाधान का हिस्सा है दोस्तों, यह इसकी थीम है। चलिए दोस्तों 54 नंबर का प्रश्न, कोरवैक्सीन की निर्माता कौन सी कंपनी है दोस्तों। तो दोस्तों अब आप लोग क्या सोचेंगे कि देखिए क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, आप सोचेंगे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ होना चाहिए था कोवैक्सीन, तो आप लगा देंगे कोवैक्सीन जिसकी निर्माता भारत बायोटेक है। तो कोवैक्सीन यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर कोवैक्सीन लिखा हुआ है। तो इसके निर्माता हमारे दोस्तों हैं जो बायोलॉजिकल ई कंपनी दोस्तों इसकी निर्माता है। चलिए 55 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो 55 नंबर का प्रश्न दोस्तों हमारा यहाँ पर कौन सा है कि बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन से इंसान के संक्रमण का पहला मामला, मतलब बर्ड फ्लू से इंसान के संक्रमण का पहला मामला किस देश में पाया गया दोस्तों। तो यह मामला हमारा सबसे पहले पाया गया किस देश में, चीन में पाया गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बर्ड फ्लू का भी पहला केस कहाँ से मिला, चीन से मिला। कोरोना वायरस का पहला केस कहाँ से मिला, चीन से मिला। तो इस प्रकार से आप चीन को फादर ऑफ कोरोना और फादर ऑफ बर्ड फ्लू भी कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौसम पूर्वानुमान के लिए फैंजिन 4B नामक उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है दोस्तों। तो यह जो उपग्रह है हमारा किस देश ने लॉन्च किया है दोस्तों, वही चाइना ने लॉन्च किया है, चीन चोरवा ने लॉन्च किया है दोस्तों, इसको आप समझ सकते हैं। दोस्तों 57 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ऑल नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो इस पुस्तक के लेखक हमारे कौन हैं, तो इस पुस्तक के लेखक हमारे जो हैं उनका नाम है डेविड डियोप दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें दोस्तों भारत का जो स्थान है वह हमारा, अगर आप देखें तो इसमें भारत का स्थान हमारा है दोस्तों 86वां स्थान हमारा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया है दोस्तों। तो इसका आयोजन हमारा किया गया किस राज्य में, तो हमारा मध्य प्रदेश राज्य में इसका आयोजन किया गया। चलिए अगला प्रश्न है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी दोस्तों। तो यह स्थापित हमारी की जाएगी कहाँ पर, हमारी सदीर में स्थापित की जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप देखें सदीर मैंने दोस्तों यह हमारी गुजरात में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मैंने ये पढ़ लिया दोस्तों गलती से, 61वां प्रश्न सदीर इसमें लिखा हुआ था, तो वो दोस्तों गुजरात में स्थापित की जाएगी। 61वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है दोस्तों। तो सदीर हमारे किस नृत्य शैली का दोस्तों प्राचीन नाम है। तो यह हमारा प्राचीन नाम है दोस्तों किसका, भरतनाट्यम का। चलिए अगला प्रश्न 62 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों। तो डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है हमारा कौन सा, तो जो हमारा प्रसिद्ध स्थान है वह है इफेसस। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न 63वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है दोस्तों। तो इसके जो प्रस्तावक और प्रचारक है दोस्तों वह हमारे कौन हैं, तो श्री रविशंकर हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक है। चलिए 64वां प्रश्न दोस्तों, 64वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न कई बार आ चुका है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है दोस्तों।
तो अगर आप देखिए दोस्तों तो हमारे जो हरभजन सिंह ये कबड्डी से संबंधित हैं। साइना नेहवाल अगर आप देखिए दोस्तों तो यह हमारी किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन से संबंधित है। विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित है। इसके अनुसार, इस सूची के अनुसार यह लोग इससे संबंधित हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जो हरभजन सिंह है वह कबड्डी से संबंधित नहीं है दोस्तों, यह बिल्कुल गलत दिया हुआ है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सुमिलित दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है एग्जाम में इस तरह का प्रश्न। सूची वाला प्रश्न तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़े दोस्तों। चलिए बताता हूँ आपको। 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। 30 जनवरी को शहीद दिवस सही दिया हुआ है। 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस सही दिया हुआ है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो सब तो इसमें दोस्तों सही है दिया हुआ है, पता नहीं क्यों क्वेश्चन पूछा है। चलिए मिला देते हैं। अच्छा तो ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, पहला वाला ही बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है, चलिए देखते हैं। तो अगर आप देखें तो इसका जो सुमेलित नहीं है दोस्तों डी वाला बिल्कुल सुमेलित नहीं है, गलत दिया हुआ है। चलिए 67 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी दोस्तों, तो मिताक्षरा पुस्तक दोस्तों हमारी किसने लिखी, हमारे विज्ञानेश्वर जी ने यह पुस्तक लिखी। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों 68 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सेंटियागो दोस्तों राजधानी है, तो सेंटियागो दोस्तों अगर आप देखें तो यह हमारी चिली की राजधानी है, और चिली अगर आप देखें तो दक्षिण अमेरिका का एक देश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 69 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों अब हम। तो थॉम्स कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो थॉम्स कप दोस्तों हमारा किस खेल से जुड़ा हुआ है, हमारा बैडमिंटन खेल से यह जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, हमारा आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न। इसके बाद से जो क्वेश्चन है दोस्तों वह हमारे मैथ के क्वेश्चन है, ग्राफ के क्वेश्चन है। और तो अगर मैं आपको यही इसी वीडियो में वो क्वेश्चन भी हल कराऊँ तो यह वीडियो दोस्तों लगभग 1-1.5 घंटे का बन जाएगा। तो अगर आपको वह वाला पोर्शन भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, मैं आपके लिए वह वीडियो भी ज़रूर लेकर के आऊँगा। तो चलिए आखिरी प्रश्न 70 नंबर का प्रश्न इस वीडियो का देख लेते हैं। तो ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है, तो ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में दोस्तों अगर आप देखें तो हमारा काला ऑस्ट्रेलिया यह दोस्तों सुमेलित नहीं है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।